हाँ सर। So in this new session, again, Vicky, uh, इंट्रोड्यूस करो जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करके एंड देन लेट्स स्टार्ट। ओ तो अच्छा, पढ़ाना क्लासेस मतलब को। हाँ। वहां पे चल रहा था क्या वीडियो? हाँ सर, मुझे लगा कि टाइम जा रहा है तो कुछ कर लेते हैं। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, वी विल अगेन स्टार्ट। सो मतलब जहां पे हाँ। तुमने पिछला ये छोड़ा है, तो मैं वो कमेंट डिस्कस कर रहा था ना। डीजे ने कमेंट किया था कि ट्रम्प, यूएस अंडर ट्रम्प इज अ परफेक्ट एग्जांपल। सो डीजे, कैन यू, इफ यू आर हियर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड explain that how did you relate to that example, if you're here? If not, can somebody else explain ki what did he mean by that statement? Basically, ठीक। written codified document जो है, जो constitution, the beauty of that document, which everybody needs to एक्सक्यूज मी सर, legitimately. सर डीजे केम सर। हाँ हाँ, DJ, can you please explain what did you mean by that statement, that US under Trump is a perfect example of it? Yes, sir. Good evening, sir. So I was, sir, I was reading about this Trump administration and the policies of Trump. So, and even in general trend, we can see that how US was like celebrated as a patron of liberal internationalism or the liberal world order. Like it followed the path of democracy and it spreaded democracies. Now under Trump administration, we are like looking at, if you look at and if you analyze this, तो वी कैन सी दैट कि कैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो पॉलिसीज ऑफ ट्रम्प है वो पूरा जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म का जो स्प्रिट था वो उसको ही खत्म कर दे रहा है। राइट, दी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो उसका इनिशिएटिव है एंड ऑल, तो उससे प्रोटेक्शनिज्म वगैरह को बहुत प्रमोट कर रहा है। एंड जो अमेरिका की जो छवि थी जो सॉफ्ट पावर के लिए जो जाना जाता था, अब वो टोटली खत्म कर दिया एंड अमेरिका इज बिकमिंग सेल्फ सेंट्रिक। तो आई वॉज रीडिंग, कोई चार्ल्स स्मिथ करके स्कॉलर है, वो बता रहे थे कि कैसे अ, अमेरिका जो है वो चाइना को ये बात कह करके मतलब इग्नोर करता था कि ये अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, ये इकोनॉमिक सेल्फ सेंट्रिसिज्म को प्रमोट करते हैं। बट नाउ अमेरिका इन 21st सेंचुरी इज डूइंग सेम थिंग। जो डेमोक्रेसीज वगैरह से हट करके वो एक अथॉरिटेरियनिज्म के पाथ पे जा रहे हैं, जो हम ट्रम्प की पॉलिसीज में आसानी से देख सकते हैं। एंड इवन अभी रिसेंट मूव्स ऑफ लाइक H1B वीजा वगैरह, इवन ट्रम्प जो है उसकी जो पॉलिसीज है वो बहुत ही मतलब नेरो माइंडेड हो चुकी है। तो अल्टीमेटली जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पे हम बात कर रहे थे कि कैसे जो अमेरिका की जो छवि इतने सालों में जो बनी थी एज ए सॉफ्ट पावर प्रोटेक्टर, एज ए लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का प्रोटेक्टर, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोटेक्टर, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है। और लाइक वर्ल्ड लेवल पे जो उसकी इमेज थी वो तो टोटली डिस्टर्ब हुई ही है। साथ में उसकी जो फॉरेन पॉलिसी आउटरीच थी और इवन जो आई वुड से कि जो एक्सेप्टेंस थी वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, वो टोटली डिस्टर्ब हो गई है। तो वी कैन सी कि कैसे जो कंट्रीज है वो उनका फ्यूचर बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है। इवन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, like in every sense America's future is unpredictable and its foreign policy is also unpredictable right now. तो वी कैन लाइक सी दिस केस स्टडी ऑफ अमेरिका कि कैसे कंट्रीज का जो फ्यूचर होता है। एंड इवन लाइक स्कॉलर्स लाइक मियर साइमर एंड वो सब जो थे, जो अमेरिका को सेलिब्रेट करते थे, नाउ दे आर लाइक नॉट एबल टू डिफेंड अमेरिकाज पोजीशन फ्रॉम एनी एंगल, बी इट रियलिस्ट, बी इट आइडियलिस्ट और बी इट एनी एंगल। तो वो अब बस मतलब बस अमेरिका को डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका इज इन लाइक दिस सिचुएशन राइट नाउ। सो आई वाज जस्ट रेफरिंग टू दैट। ब्यूटीफुल डीजे, ब्यूटीफुल। मतलब एक तो पता चल गया कि ऑफ कोर्स यू आर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, बट इससे ये पता चला कि यार यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड यू इंटरनलाइज देम एंड देन you try to draw analogies. So you took a beautiful example of shifting narrative of the US, uh, of blaming China first and then following into the footsteps or even becoming worse than China in the current scenario, and losing its moral authority over the world. जो आपने लास्ट में बताया कि उन्हीं के स्कॉलर्स उनको नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं अब।
राइट? एंड इसी बात Yes, पे, sir. तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कनेक्शन मेड। लोगों को दिखा ये अभी क्या हुआ है यहाँ पे, मतलब व्हाट डिड वी डू? सो वी टुक द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्यों हर जगह जरूरी होता है, एंड जब उसका इंपॉर्टेंस इरोड होता है तब उसका हमने इम्पैक्ट देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कंट्री भी कैसे अपना मॉरल अथॉरिटी लूज कर देती है इफ दे डू नॉट फॉलो द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कोडिफाइड लॉज which gave them the moral authority in the first place to lecture the world. एंड इसी से नरगिस आपका क्वेश्चन को मैं कनेक्ट करूंगा कि आपने पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। विकी, आई वुड नीड योर हेल्प। आदित्य आ रहे हैं उस बात पे। आई वुड नीड योर हेल्प हियर इफ यू कैन गो डाउन एंड स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड जस्ट नोट डाउन अ फ्यू थिंग्स। हाँ, तो जो आपने पूछा ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, तो वो यहीं से जो अभी डीजे का एग्जांपल था जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में लेके गया, जो एक वर्ल्ड मॉरल अथॉरिटी का पावर इरोड हो गया बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन करता है कि इट इज अ प्रोफाउंड गाइडिंग प्रिंसिपल या फिर अडियरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द रिटन वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू वी एक्चुअली अडियर टू द कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहां पे फिर मैं ये पूछ सकता हूं कि क्या जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप प्रिंसिपल्ड है कि नहीं, या फिर वो सही है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर कोई फैनेटिक या फिर कोई रेडिकलाइज्ड एलिमेंट या फिर कोई अपना ही एजेंडा या आइडियलिज्म चलाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, देन अगर उसके लेटर एंड स्पिरिट को हम फॉलो कर रहे हैं, तब तो मोरालिटी नाम की कोई चीज रही ही नहीं। नहीं नहीं, निरंजन, अडियरेंस टू द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सही है, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत लिखा गया हो तब आप क्या करोगे? तो कैसे आप, तो बेस क्या है कि पहले तो ये डिसाइड करो कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से लिखा गया है कि नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है लोगों को? तो वो कैसे डिफाइन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से लिखा गया है कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है कि नहीं, या फिर जो रिटन लॉज हैं या फिर जो चार्टर है जिसको कोई भी एंटिटी फॉलो कर रही है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कंट्री है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी फॉलो कर रहा है, वो अपने आप में अच्छा है कि नहीं, उसके लिए भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी से डिराइव होते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो? पहला है रूल ऑफ लॉ, कि क्या कोई भी एक सोसाइटी एक अनसिविलाइज सोसाइटी से सिविलाइज सोसाइटी तभी बनती है जब वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करती है। एंड रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब हुआ? दैट एवरीबडी इन दैट सिस्टम, राजा से लेके एक नीचे का आदमी तक भी फॉलोज, लाइक लॉ सबके लिए बराबर है, किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा। सो दैट बिकम्स अ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। और क्या क्या बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी, जो हम लोग राइट टू लाइफ बोलते हैं। मतलब पर्सनल डिग्निटी एंड लिबर्टी आर अगेन फंडामेंटल। यस, नेचुरल राइट्स, अब नेचुरल राइट्स में भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स आर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी। ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है? वो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अब इसका कोई मेरे को एग्जांपल दे सकता है क्या कि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्यों होना जरूरी है? एंड इसके हम लोग कहाँ कहाँ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत काउंटर इंट्यूटिव जगहों पे भी। अगर आप चाइना को देखेंगे तो वो बोलता है, मतलब वहां पे हमें पता है कि इट्स अ वन पार्टी रूल, या फिर आपका एक पोलित ब्यूरो है जो कि रूल कर रहा है, बट तब भी वो बोलेंगे कि नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। आप इसको देखेंगे, अगर ईरान को देखेंगे तो वहाँ थियोक्रेसी है, लेकिन तब भी वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो इलेक्शंस के बाद चुनी जाती है। इवन नॉर्थ कोरिया भी, मैं नॉर्थ कोरिया के नाम में ही डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, विच इज सो आयरॉनिकल, राइट? दिख रहा है लोगों को कि प्रॉपर अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी होते हुए भी लोग, यस, दे वांट टू यूनिवर्सली एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट मार्कर ऑफ लेजिटिमेसी फॉर एनी गवर्नमेंट। तो रूल ऑफ लॉ हो गया कि सब लॉ के सामने बराबर है, लिबर्टी, डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ ऑफ इंडिविजुअल मेरा सिक्योर्ड है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव रिजीम्स भी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं उससे, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब।
और क्या इंपॉर्टेंट है? सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज को हम लोग बचा रहे हैं कि नहीं? जो लोग पीछे छूट गए उनके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं? तो सोसाइटी एंड गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट उनको आगे लेके आना जो पीछे छूट गए। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल और हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज जो हुए, एग्जैक्टली कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स बचाना, हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को ठीक करना। और भी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उनको पढ़ता हूं मैं। यूनिवर्सल सेट ऑफ वैल्यूज विच कैन बी फॉलोड, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। यस एग्जैक्टली, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब हमने कर लिया। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जो इमैनुअल कांट से आता है, सही बात है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, सही बात है, जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, तो जस्टिस इज कमिंग फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। नेचुरल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, सही बात है, लेकिन कई जगह पे राइट टू प्रॉपर्टी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। इनफैक्ट मॉडर्न जो थॉट प्रोसेस बन गया है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी थोड़ा मतलब नेगेटिव कॉनोटेशनल टॉपिक हो गया था, जिसके कारण हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया, है ना। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एज वैल्यू, सही बात है, एंड कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नवतेज सिंह जौहर केस। तो लोगों को समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से लिखा गया है कि नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा डॉक्यूमेंट है कि नहीं जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उसको जानने के तरीके क्या क्या हो गए? रूल ऑफ लॉ हो गया, लिबर्टी डिग्निटी हो गया, नेचुरल राइट्स हो गए, जस्टिस हो गया, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हो गए, सोशल जस्टिस हो गया। ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हेल्प मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, जो विकास ने कमेंट किया है। थोड़ा ऊपर जाओगे क्या विकास, ये है विकी? तो अब जब इन सारे वैल्यूज को लेके कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको लेटर एंड स्पिरिट से फॉलो करना एंड उसको अपना मॉरल कंपास बना के आगे बढ़ना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नरगिस, समझ में आया? कितने लोग हैं जो यू हैव थॉट अबाउट दिस डीपली फॉर दिस टॉपिक? हैव यू एवर, मतलब तुम लोग जो अभी प्रिपेयर कर रहे हो, हैव यू थॉट अबाउट दीज थिंग्स सो डीपली? एक एक वर्ड का क्या मतलब है, उसका अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके खुद को समझाने की कोशिश की है क्या? यस, नो, चैट पे लिख दो, बोल दो। नो सर। डीजे, अगर की है तो बहुत अच्छा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं की है तो समझ लो कि जब मैं बात करता हूँ कि किसी चीज को कॉन्सेप्चुअली समझो, किसी चीज को क्यूरियस रहो, अपने मतलब एक जो सेट चलते आ रहा है उससे अलग थोड़ा सोचो, अपना दिमाग को खोलो, तो समझ में आ रहा है कि पढ़ाई भी कैसे किया जाता है। निरंजन, बिकॉज ऑफ PSIR ऑप्शनल इट वाज ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या है? कॉन्सेप्चुअली समझना and चीजों चीजों को पता होना, एंड एक्चुअली में उनको समझना एंड सही से कनेक्ट करके अलग अलग जगह उनको सिंथेसाइज कर पाना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यस नरगिस, इंटरनलाइज करना है इन सारी चीजों को। चलो विकी, आगे बढ़ते हैं। जो तुम पहले से ही पढ़ा चुके थे, प्लीज रिपीट इट बिकॉज इट वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू एंडेड। हाँ, माइनर कमिटी देख रहे थे। यस, माइनर कमिटी से शुरू कर सकते इसमें एस वर्दाचारी की दो कमेटी थी, एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप। बी पट्टाभी सीताराम में जगह देखे तो सीताराम तो सीता लेडी भी ना, तो लेडी घर की ऑनर होती है, हाउस चीफ कमिश्नर। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग देखे थे ना, रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, है ना। तो गाड़ी जहाँ जो ड्राइवर होता है ना, उसी के बगल में फ्लैग लगा होता है, तो नेशनल फ्लैग और फाइनेंशियल वही देखता है। मुंशी मुंशी ओल्ड टाइप पीरियड में बिजनेस से रिलेट करता था। और एसके डार कमीशन तो हम लोग जानते हैं, लिंग्विस्टिक कमीशन। फिर और था एग्जामिन करना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी के लिए उषानाथ, और क्रेडेंशियल कमेटी आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और कुछ था नहीं। आते ड्राफ्टिंग कमेटी, इसमें से सब भगवान जी के नाम है, यही बताया था, माधव, कृष्णा, गोपाल, कृष्णा, सैयद मोहम्मद, और एक तो अलग बचे के एम मुंशी और अम्बेडकर। फिर देख रहे थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या क्या है। तो तीन भाग में ब्रेक कर सकते थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा सिटीजन।
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है पहले बारे में, कि अपने बारे में, कि मैं लेंथी रिटेन हूँ, मैं बहुत सारे सोर्सेस से आया हूँ, और मेरे पास रिजिडिटी भी है, और मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ। गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलता है, कि फेडरल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियली सुप्रीमेसी है ना, दोनों कॉम्बिनेशन है। फिर 3 टियर गवर्नमेंट है। कोऑपरेटिव्स का बात करता है। सिटीजन के बारे में क्या बात करेगा, तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। ये तो सबको याद होगा ना, इसमें कुछ नया तो नहीं है। तो कुछ नए न्यूनेस की तरफ चलते हैं। प्रियम्बल। प्रियम्बल कहाँ से आया था? सबसे पहले स्टार्ट किसने किया लिखना प्रियम्बल? अमेरिका ने, है ना। प्रियम्बल मतलब क्या? इंट्रोडक्शन होता है ना, मेरा नाम, घर, क्वालिफिकेशन वगैरह, तो ये हो गया प्रियम्बल, है ना। चलो, इसका इंग्रेडिएंट क्या है? तो अडॉप्शन ऑप्शन बोल सकते हैं क्या? एडॉप्शन मतलब डेट ऑफ एडॉप्शन, है ना। एस से सोर्स क्या है, ओ से ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉरी, और एन से नेचर। सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पीपल, हम लोग बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स हो गया पीपल, मतलब जितना पावर ड्राइव हो रहा है सब पीपल से ड्राइव हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और नेचर क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर। और कमेंसमेंट कोई बताना चाहेगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट कब है? 26 जनवरी। ठीक है। किसी को याद नहीं था तो सीजीआई याद आ सकता है। सी फॉर कमेंसमेंट और जे फॉर जनवरी, तो अपोजिट अडॉप्शन ऑलरेडी नवंबर हो जाएगा। एक बाकी एक सॉवरेन, मिनट, एक मिनट, सोशलिस्ट, सेक्युलर। यहाँ पे कुछ पूछना है मुझे लोगों से। यस। प्रियम्बल का मतलब पता है लोगों को, या ओरिजिन्स? उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, उसका मतलब क्या होता है? सर प्रियम्बल प्रीफेस। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और कहीं देखा है? कोई निजत भी। ने गूगल सर नहीं आई किया है। थिंक बोलो बोलो। सर आई थिंक ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, जिसमें उस पूरे डॉक्यूमेंट की होल फिलोसॉफी को समाहित करके उसको लिखा जाता है कि इस डॉक्यूमेंट का एम क्या है और इस डॉक्यूमेंट से मतलब क्या क्या हम उद्देश्य रखते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लोग इससे सेट करना चाहते हैं। वेरी नाइस। बेसिकली 2 कीवर्ड्स विकी लिख दो प्रियम्बल के साथ में, दैट इज पर्पस एंड गाइडिंग फिलोसफी ऑफ एनी। प्रियम्बल के पास में ही, ठीक है। तो प्रियम्बल का लिटरल मीनिंग पता है क्या होता है? कोई भी ट्राई करना चाहेगा? सो प्रियम्बल स्टार्टेड फ्रॉम अ लैटिन टर्म कॉल्ड प्रीएम्बुलम, एंड इसका मतलब होता है दैट विच वॉक्स बिफोर। विकी ये लिख दो, दैट विच वॉक्स बिफोर। हम्म। तो इसका मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के पहले जो चल के आएगा वो होगा प्रियम्बल। एंड लैटिन से ये फिर फ्रेंच में लैंग्वेज में गया, एंड देन फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में आया ये। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत रिसेंटली आया है, 13-1400 सेंचुरी एडी में आया है। तो इसको फिर एक कन्वेंशन बना लिया गया कि कोई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा उसके पहले उसकी गाइडिंग लाइट एंड फिलोसफी को हम लिख देंगे, जस्ट लाइक अ प्रीफेस विच विकास टोल्ड, एंड इशिता भी बोल रही है अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्निपेट। तो अब समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों वो आया ना यूपीएससी में भी क्वेश्चन, कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है जो उसकी फिलोसफी बताता है, या फिर उसका सोल बताता है, या फिर कुछ ऐसा। डू यू रिमेम्बर? कभी ना कभी आया हुआ है। तो अब यस। समझ में आया कि क्यों प्रियम्बल होता है वो चीज, क्योंकि उसका मतलब ही वो है। वो गाइडिंग लाइट ऑफ फिलोसफी है, दैट विच वॉक्स बिफोर। समझ में आया कैसे पढ़ना है, कितना अंदर घुसना पड़ता है डेप्थ में। चलो आगे बढ़ते हैं। विकी योर। सॉवरेनिटी। सॉवरेन सर तो मैं बताने वाला एक्सक्यूज मी नहीं हूँ सर। वैसे। हाँ सर बोलो। जैसे इंडिया का प्रेम्बल को समझना है तो सर इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था
तो बेसिक किन फीचर्स के बेसिस पे बनना चाहिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर उसको बिल्कुल ही सर विकी, नोट प्रियम्बल में दैट कन्वर्ट कर डाउन, दिया। एक्चुअली इट इज राइट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए लोगों हाँ को। सर मैं लास्ट में बताता, ओके ओके, ठीक है ठीक है, क्यों लास्ट में कंटिन्यू। बताता उसका भी रीजन भी बताता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल सबसे सब कुछ बनने के बाद बना। उसका रीजन ये था ना कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन कर पाए। ये भी बताता कि हम लोग जब प्रियम्बल बन गया था तो उसमें सोशलिस्ट टर्म क्यों नहीं ऐड किया गया, सेक्युलर टर्म क्यों नहीं ऐड किया गया, अम्बेडकर इसके पीछे क्या रीजन दिए। बहुत तो बढ़िया, सर चलो। पढ़ाने का दिस मेरा तरीका उल्टा आई एम इंटरेस्टेड, ये मेरे को भी नहीं पता है, बताओ। है। सर उनका कहना था ना कि अम्बेडकर का कहना था कि किस टाइप की सोसाइटी बनेगी ये पीपल को डिसाइड करना चाहिए, हु एम आई टू डिसाइड इट। तो इसीलिए सोशलिस्ट टर्म उसमें नहीं ऐड किया गया था, ना ही सेक्युलर टर्म ऐड किया, इनफैक्ट ये पीवाईक्यू भी है। इसके लिए इसीलिए बाद में ऐड किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रियम्बल भी सबसे लास्ट में प्रिपेयर किया था जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, ताकि वो उसको रिसेंबल कर सके। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड तो था, लेकिन पूरा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नहीं आता, उसको मॉडिफाइड वर्जन है ये। कोई बताना चाहेगा क्या मॉडिफाइड क्यों है, मॉडिफाइड क्यों है, कोई बताना चाहेगा क्या? मतलब 3 साल जो डिस्कशन हुए उसके बेसिस पे भी कई सारी चीजें निकल के आई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ वो तो है, कॉन्स्टिट्यूएंट लेकिन असेंबली में। सेपरेशन बहुत बड़ा था ना। हम्म। ये सबसे बड़ा ये था कि हम लोग इसको रोक नहीं पाए थे, तो इसके कारण से जो स्टेट को राइट दिया गया था, है ना, वो खत्म कर दिया गया। मेन अब यूनियन जो सो मेन सेंट्रल परमिट हो गया ना, जो हम लोग कनाडा से ड्राइव करते हैं कि यूनियन स्ट्रांग होगा और स्टेट जो सो उसके अंदर आता है ना। ठीक है, अब बताएं सॉवरेन तो सबको पता है ना, इसमें कुछ बताना नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से क्या क्या जुड़ा था, कोई बताएगा क्या? एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यही था ना। सोशलिस्ट में हम लोग का किस टाइप का सोशलिज्म है, स्टालिन वाला क्या? नहीं, गांधीयन है ना, गांधीयन प्लस मार्क्सिज्म, लेकिन हैवली लीन करता है टुवर्ड्स गांधीयन। इसको बोलते हैं इंडियन सोशलिज्म। फेबियन सोसाइटी था ना, फेबियन सोसाइटी थी, यहाँ तक याद है, या फिर कुछ और कहना चाह रहे हो विकास? हाँ, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। बेसिकली जो नेहरू का सोशलिज्म था उसको फेबियन सोशलिज्म मतलब उससे ही कनेक्ट किया जाता है, फेबियन सोशलिज्म से, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जैसा कहा है आदित्य ने। अच्छा, ओके, थैंक यू। चलो आते हैं सेक्युलर, है ना। सेक्युलर में क्या क्या है, एक तो अथिस्ट हो सकता है, दूसरा थियोक्रेटिक हो सकता है, और तीसरा सेक्युलर। अथिस्ट मतलब एंटी, है ना, एंटी रिलीजन। कोई बता एग्जाम्पल बताना चाहेगा क्या इसका? चाइना एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या अथिस्ट का? थियोक्रेटिक में प्रो रिलीजन, एग्जाम्पल में पाकिस्तान दे सकते हैं। सेक्युलर में तो न्यूट्रल है। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है, एक टर्म में कोई बताना चाहे तो? Indian यहाँ पे तो secularism सेपरेशन is है। positive हाँ concept of बोलो। secularism, हम्म। where the separation is not strict separation, while in the Western countries, the separation is very strict between church and the state. यस, यस, यहाँ किसने बोला, सही बात है। किसी ने की टर्म दिया है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, है ना, प्रिंसिपल डिस्टेंस। ये राजीव भार्गवा का है ना, स्टेटमेंट है कि हम लोग, राजीव भार्गव बोला था कि हम लोग प्रिंसिपल डिस्टेंस फॉलो करते हैं ना, या फिर इक्वल इंटरवेंशन इन ऑल रिलीजन। कोई एग्जांपल देना चाहेगा क्या इसमें? जैसे हज यात्रा, फिर वो कैलाश मानसरोवर यात्रा, Triple जैसे talaq. ट्रिपल तलाक बैन। हाँ, जैसे ट्रिपल तलाक बैन तो सबरीमाला या शनि सिंगूर टेम्पल। शनि सिंगूर टेम्पल है कहाँ पे, कोई बताना चाहेगा क्या? 3-4 साल पहले न्यूज में था।
महाराष्ट्र है क्या? महाराष्ट्र में नासिक के पास है। हम्म इसे याद है, कोई बता सकता है कौन सा टेम्पल है जहाँ पे जिसका ब्रिक को जोड़ने के लिए घी का यूज किया गया था? ये पीवाईक्यू है, मतलब यूपीएससी का नहीं। चलो फिर आते हैं डेमोक्रेटिक। ये बता दो विक्की, मेरे को भी नहीं डेमोक्रेटिक, आता है। सर टेम्पल का नाम मैं ही भूल गया था, इसीलिए टेम्पल का नाम नहीं बताया, वो क्वेश्चन याद आ गया दिमाग से। नाइस, कोई कोई गूगल सर्च करके बता दो। वैसे मैं शनि शिंगणापुर गया हूँ, बहुत ही अमेजिंग जगह है। आ, हाँ सर, वो भू माता ब्रिगेड थी ना, वो अकेले अंदर चली गई थी उस समय, उससे मुझे याद है। ओके, सो शिरडी, साई बाबा, देन शनि शिंगणापुर एंड त्र्यंबकेश्वर, इन तीनों का सर्किट किया था मैंने एक दिन के अंदर ही। एंड काफी बढ़िया वो सर्किट होता है। अगर किसी को कभी मौका मिले महाराष्ट्र जाओ तो यू कैन डू दिस। एंड आई थिंक त्र्यंबकेश्वर से ही सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर से ही शायद उधर ये है, कोई एक नदी निकलती है बहुत इंपॉर्टेंट सी। कोई बता सकता है क्या? बरघा। त्र्यंबकेश्वर, हाँ गोदावरी नदी निकलती है, यस यू आर राइट। त्र्यंबकेश्वर से ही गोदावरी नदी निकलती है। तो इट्स अ गुड सर्किट विच यू कैन डू। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इस टेम्पल के बारे में एक और कहानी बताते हैं ना, कि इसमें जब ये आए थे ना, क्या कहते हैं, ये सारे बाबर वगैरह, तो उसमें क्या हुआ था ना कि मनी का, ये मंदिर का जो मेन मूर्ति था, उसको गोदावरी में बहा दिया गया था ताकि उसको डिस्क्रेट ना कर सके। ओह दैट्स अ पता नहीं ये नाइस पूरी कहानी याद फैक्ट। आ रही है। हाँ, राजस्थान पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, नाइस। ये घी वाला किसी को पता चला क्या? सर मैं कल किसी बता को? दूंगा यदि कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो। ओके ओके ठीक है, किसी को अगर पता चलेगा तो यहाँ चैट में डाल देना। चलो यू कीप ऑन गोइंग विकी। हम्म, बाय द वे मेरे को बहुत सर मजा फिर आ आते रहा है। हैं सोमनाथ डेमोक्रेटिक। गुजरात। सोमनाथ? नहीं सोमनाथ नहीं, नहीं नहीं सर। फिर देखते हैं डेमोक्रेटिक है ना। तो दो हो सकता है ना, एक तो डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट। कोई इंडिया में डायरेक्ट का एग्जांपल बताना चाहेगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंडिया में? ऐसे तो स्विट्जरलैंड है, लेकिन कोई इंडिया में? ग्राम सभा। हाँ, ग्राम सभा। ठीक है। इसका भी चार डिवाइसेस है ना, एक तो रिफरेंडम, इनिशिएटिव। हाँ सही बात है सर, भंडासार टेम्पल रिप्लाई आ गया। ये मैं पहली बार नाम ही सुन रहा हूँ, कहाँ है ये टेम्पल? राजस्थान में। ओह देखता हूँ, बीकानेर में। नाइस। रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इनिशिएटिव क्या है कि कुछ नंबर ऑफ सिटीजन साइन करते हैं, तो उसके बेसिस पे लेजिस्लेशन जो सो वो मैटर टैकल करेगा, है ना। ये अमेरिका में है क्या? यूएसए में है ना ये? यदि सिग्नेटरी नंबर ऑफ जो भी क्राइटेरिया है उससे ज्यादा होने पे यूएसए कांग्रेस डिस्कस करती है इसको, है ना। रिकॉल क्या है कि मिड टर्म में रिकॉल किया जा सकता है ना, जो इलेक्टेड मेंबर है उनको। रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम इंडिया में हुआ है, कोई बताना चाहेगा कौन सा तीन स्टेट जिसको हम लोग, कोई बताना चाहेगा, बताओ। जूनागढ़। हाँ जूनागढ़। जूनागढ़ है ना। अच्छा, जूनागढ़ से जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन याद आ रहा है क्या? रुद्र दमन का, रुद्र दमन साका रूलर। प्लेबिसाइड भी डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए होता है। अब आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब दो हो सकता है ना, मोनार्की भी और रिपब्लिक, है ना, दो टाइप का हो सकता है। मोनार्की मतलब हेड ऑफ स्टेट जो सो हेरिडेटरी होगा ना। कोई एग्जांपल देना चाहेगा? यूके है ना। ब्रिटेन। ब्रिटेन। हाँ यूके सही बात है, ब्रिटेन हाँ। और रिफरेंड रिपब्लिक मीन्स सॉवरेनिटी लाइज विथ पीपल, कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा ना। एग्जांपल में तो इंडिया भी हो सकता है।
तीसरा आते हैं जस्टिस। जस्टिस तीन तरह हो सकता है ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल और सोशल कहाँ पे मेंशन है, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल? सोशल और इकोनॉमिक एक जगह पे है, पॉलिटिकल एक जगह पे है। पर कोई बताना चाहेगा पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ पे है, किसके हिसाब से? फंडामेंटल राइट, है ना, और ये डीपीएस भी। सही बात है। फिर आते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी भी तीन तरह का होता है ना, एक तो सिविक इक्वालिटी, जो आते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, तीसरा इकोनॉमिक इक्वालिटी। कोई बताना चाहेगा आर्टिकल सिविल सिविक का? आर्टिकल 14 से 18 है ना, 14 to 18। पॉलिटिकल 325 और 326। और इकोनॉमिक तो आर्टिकल 39 है ना। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस वाला देख के तो फायदा नहीं है। प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है अभी? हाँ, तो एलआईसी ऑफ इंडिया केस और केशवानंदा भारती केस के हिसाब से पार्ट है ना। और बेरू बेरी यूनियन केस क्या बोला था? की पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है ना। अच्छा, इसे ही दिमाग में आया, पैक्स सिलिका क्या है? कुछ दिन पहले न्यूज में काफी था ना, कोई बताना चाहेगा? यूएसए का इनिशिएटिव है ना, क्रिटिकल मिनरल्स को सिक्योर करने के लिए। क्या इंडिया इसका पार्ट है? नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। क्या यूके पार्ट है क्या? यूके भी पार्ट नहीं है। हम्म। अच्छा, क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, 42nd है। बाकी जो भी बात करना था तो पहले बात कर लेंगे, है ना। अब आता है बाय द यूनियन वे, और टेरिटरी। ये जो भंडासार टेम्पल था, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, ये जैन टेम्पल है बीकानेर में। एंड अराउंड यस। 1500 एडी में एक जैन व्यापारी ने बनवाया है। 40,000 किलो घी यूज हुआ है एंड इट हैज फ्रेस्कोज, मिरर्स, मतलब बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। सो थैंक यू, अब मेरे लिस्ट में है, कभी जाऊंगा घूमने। कंटिन्यू। फैक्ट सिलिका वैसे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कोई आईआर का बंदा पढ़ाना चाहेगा या बताना चाहेगा उसके बारे में? आगे चलते हैं फिर तो बता दिए इसका थोड़ा यदि कुछ। हाँ, यू कंटिन्यू, कोई और अगर बताएगा तो। आर्टिकल 1 देखते हैं ना, ये नेम को लेके है ना, क्या कोई एनिमिनिटी थी क्या कि सबको एग्री कर गए थे कि हाँ इंडिया का नाम इंडिया ही होगा? नहीं था ना, इंडिया इसे लिखते हैं इंडिया, डेट इज भारत। क्या बोलते हैं इसको, यूनियन ऑफ स्टेट या फेडरेशन ऑफ स्टेट? यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं ना, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोलते हैं। अच्छा, प्रीफरेंस यूनियन को दिया गया, क्यों? क्योंकि तो पहला तो कोई एग्रीमेंट नहीं था, है ना। और दूसरा, क्या स्टेट सीसीड नहीं कर सकता? एक्सक्यूज मी भैया, थोड़ा हाँ ना हाँ इसको इंटरेक्टिव रखते हैं, मतलब ऐसे में क्या हो रहा है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मोनोटोनस हाँ, हो रहा हो। तो मतलब थोड़ा इसीलिए आप तो मैं भी चाह रहा हूँ ना कि टाइम दिया रिप्लाई करो, आए। मतलब रिप्लाई नहीं आएगा तो थोड़ा टाइम दिया करो आप, मतलब बोलने के लिए ना। तो जैसे अगर और लोग बोलेंगे फिर उसको रखेंगे ना, तो एक्टिव हाँ ठीक रिकॉल है, और अच्छे से हो पाएगा। अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है पहले चलो। आप मतलब क्वेश्चन टेरिटरी पुट ऑफ इंडिया फॉरवर्ड में क्या करना। आता है? स्टार्ट करते हैं फिर, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है? ओके, तो टेरिटरी में इंडियन टेरिटरी मतलब जो स्टेट्स है इंडिया की वो, जो यूनियन टेरिटरीज हैं हम्म वो, और फ्यूचर में हम्म अगर कोई इंडिया टेरिटरी हम्म मतलब कहीं से लेगा तो वो। हाँ, वो तीनों आएगा, है ना। हाँ, एक्वायर वाला। हाँ सही बात है। टोटल कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी? नंबर ऑफ स्टेट और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी। हाँ, 28।
और यूनियन टेरिटरी 8 है ना। ठीक है, क्या हम लोग फॉरेन टेरिटरी एक्वायर किए हैं क्या? Yes, in case of Sikkim, Goa, Daman and Diu. सही बात है, गोवा सिक्किम, सही बात है। ठीक है, आर्टिकल 2 आते हैं। आर्टिकल 2 में क्या है? एक्चुअल में यदि सब टाइप करेगा ना तो एक चैप्टर पढ़ाने में मुझे लगता है कि 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। यदि कोई इंटरेक्ट करे बोले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, तुरंत तुरंत बोलो, मतलब अगर किसी को आता है तो जल्दी से बोलो, हम्म बिकॉज फिर बहुत क्योंकि टाइम सर लग वो एक ही। जाएगा। अच्छा, एक एक चीज मुझे पूछना है। तो आर्टिकल 1 में जो हमने यूनियन ऑफ इंडिया डिफाइन किया, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, सिग्निफिकेंस हमें हाल फिलहाल में क्या देखने को मिला अपनी पॉलिटी में? एंड बाय हाल फिलहाल आई मीन फ्रॉम 2000 टू 2025। सर बांग्लादेश वाला इशू की बात कर रहे हैं क्या आप? एक तो वो बहुत अच्छा है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हम्म, हुआ, उसके अलावा सर कच्चा थी वो ये। श्रीलंका के साथ। ओके, मतलब वो ठीक है, मतलब द कॉन्सेप्ट इज कि हाँ हम लैंड को एक्सचेंज कर पाए, सेंटर अपने से डिसीजन लेके। व्हाट एल्स? Uh, Jammu Kashmir reorganization, you are saying, sir. वेरी नाइस, एंड व्हाट एल्स? हम्म। मतलब एमपी छत्तीसगढ़ का बंटना, बिहार झारखंड का बंटना, फिर तेलंगाना सर एंड ईपी का बंटना। वो आर्टिकल 3 हो जाएगा ना। नहीं, आर्टिकल 3 होगा, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो स्पिरिट है कि यूनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अच्छा, कोई इसका पीछे कॉन्सेप्ट बता सकता है क्या, एकदम एकदम कोर कॉन्सेप्ट? क्यों ये करना जरूरी था? क्यों अब हम लोग यूएसए के जैसा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बन पाए, या नहीं बन सकते हैं इवन इन द करंट स्टेट? क्योंकि सर वहाँ का मतलब सर इकोनॉमिक स्टेट ऐसा था ना कि सारे स्टेट एक साथ मिल करके आए थे और यूनियन बनाए थे ताकि वो डिफेंड कर सके खुद को अगेंस्ट ब्रिटिश, जबकि वेरी इंडिया में नाइस, ऐसा नहीं था। वेरी नाइस। हम लोग का देश, मतलब जो फोर फादर्स थे और जिस स्थिति में हम लोग आजाद हुए थे, वहां पे इतनी स्टेट कैपेसिटी नहीं थी हर एक इंडिविजुअल स्टेट में। या फिर कोई स्टेट अपने आप में कैसा होगा वो पता ही नहीं चलता, वो फिर से किंगडम्स में बढ़ जाता। याद है ना, 560 से ज्यादा किंगडम्स थे, अराउंड 562 किंगडम्स थे अपने। तो इंडिया का यूनिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी था कि यूनियन के पास ज्यादा पावर्स रहें। एंड अभी भी अगर तुम देखोगे तो यूनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना बहुत सारे स्टेट्स को चलाना बहुत मुश्किल है। एंड एक इकोनॉमिक एंगल भी समझाता हूँ, या छोड़ो आज नहीं समझाऊंगा। मतलब कोई कोई सर सोचना। हाँ सर, बोल दे एक सर, और भी तो फिर बाद में कभी नहीं आएगा। सर एक और भी रीजन है सर, इंडिया नेक्स्ट यूरोप भी तो बन सकता था सर। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया कि सुपर नेशनल एंटिटी बन जाए, बट इकोनॉमिक रीजन ये है कि इंडिया एज अ कंट्री, अगर हम लोग उसका लॉन्ग टर्म बॉन्ड का रेट्स देखेंगे या फिर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो कम हो जाता है। वही अगर स्टेट्स लेने जाते तो उनको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिलता। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। विकी और बाकी लोग, क्या एक और सेशन करना है या आज खत्म करें? जल्दी बताओ, खत्म होने वाला है। ले सकते हैं सर। बाकी लोग, विल यू ज्वाइन? Yes, sir. ओके, तो लास्ट सेशन, वन मोर सेशन एंड देन वील क्लोज।